जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मार्च 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, गुजरात बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्लास 10 साइंस के लिए। ओके, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हो इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि है पेपर 80 मार्क्स का। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सब्सटेंस एक्स इच हीट इज एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन देन सब्सटेंस इच। जो सब्सटेंस है आपका वो कलर भी चेंज कर रहा है और वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है। तो सब्सटेंस को बताना है कि सब्सटेंस वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राइट सब्सटेंस है आपका FeSO4, फेरस सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द बिलो कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको कंपाउंड का नेम बताना रहेगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख करके आप बता सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है किसका, इथेनॉल का। स्ट्रक्चर को आप देख करके बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है इथेनॉल का। इथेनॉल क्योंकि बिकॉज यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि अल्कोहल को इंडिकेट करता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो वास्ट डिफरेंस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये वास्ट डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू चेक द ओम्स लॉ टीचर सेज द स्टूडेंट्स टू जॉइन द सर्किट। तो पूछा है कि टीचर आस्क द क्वेश्चन विच कंपोनेंट इज़ नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड इन सर्किट। तो सर्किट के अंदर में कौन सा कंपोनेंट प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। वोल्ट मीटर सही कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस सही है, अमीटर कनेक्टेड नहीं है, गलत। अमीटर जो है उसको यहाँ पर होना चाहिए था, बिकॉज अमीटर जो है वो कंप्लीट सर्किट का करंट डिटेक्ट करता है और यहाँ पर जो अमीटर है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस पे लगा है। इसकी वजह से जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन फार्मूला। तो नंबर ऑफ जो राइट इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n², जो कि नील्स बोर के द्वारा दिया हुआ है, वो राइट है। ओके, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय विच फिजन। तो आ जाएगा इसमें मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम के अंदर में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पादुकोण वॉज ए प्लेयर बैडमिंटन एज वेल एज इज फादर ऑफ द फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। प्रकाश पादुकोण जो है वो फेमस बैडमिंटन के प्लेयर हैं और वो दीपिका पादुकोण के पापा हैं। नाइदर गेम और एक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ हेरिडिटी बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द DNA। जो पर्टिकुलर गेम है या फिर एक्टिंग है ये हेरिडिटी का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये एक एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं और ऐसा इसलिए बिकॉज इसकी वजह से DNA के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डेस इज़ यूज टू मेजर द पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर। ओके, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, तो डायोप्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ट्रूथ एंड फॉल्स है यहाँ पे। देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन ऑफ द अनसेचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन अनसेचुरेटेड के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 इंडिविजुअल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें से दो जेंडर की ज़रूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल, तो ये राइट है। सोलार कुकर अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर टू फोकस द रेज ऑफ द सन। तो यहाँ पे जो सन की जो रेज होती है उसको फोकस करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, ये गलत है। जो ये सोलार कुकर होता है उसमें कॉन्वेक्स नहीं बल्कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, बिकॉज कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, 10 to 20 वर्ड्स में आंसर देने हैं। राइट द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि Mendeleev's periodic law states that the properties of the periodic function of the atomic mass, this means that the chemical physical property element periodically arranged in their of the atomic weight। जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया था उसमें उन्होंने एटॉमिक मास को मेन चीज़ कंसिडर करके आपने उसके अकॉर्डिंग अपना पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, राइट द केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू क्योर बोन। बोन को क्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं POP का। इसका नाम है पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बना होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O। तो पूछा है केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फार्मूला हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O और इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, 3 स्टूडेंट्स सलमान, सुरेश एंड शिवानी हैज़ डिफरेंट मिरर एज बिलो। अलग अलग मिरर है। 3 स्टूडेंट ट्राई टू गेट इमेज ऑन अ स्क्रीन, हु गेट सक्सेड। तो यहाँ पे राइट आंसर शिवानी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इमेज ऑन स्क्रीन मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द रियल इमेज। जो रियल इमेज होती है
वही स्क्रीन के ऊपर में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और रियल इमेज जो है, ना ही कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बना पाता, ना ही प्लेन मिरर रियल इमेज बना पाता है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना पाता है, इसके लिए शिवानी यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच प्रोग्राम सक्सीड इन अ फॉरगिंग ऑफ द एग्रीगेमेंट ऑफ द फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986। 1986 के अंदर में जो CFC का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था उसको रोक लगाया गया। एक्चुअली ये जो लॉ बना था वो 1987 बना था, जो 1986 में जो CFC का प्रोडक्शन बढ़ गया था उसके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से आपका क्या लेना देना है। बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है कि द वैरायटी ऑफ द लिविंग थिंग्स, द डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे कंटेन, द इकोसिस्टम दे फॉर्म। यानी अलग अलग प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन होने की वजह से इसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल रिएक्शन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट H2SO4। तो ये रहा केमिकल रिएक्शन, जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है वो बनाता है मेटालिक सॉल्ट जिसका नाम है जिंक सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट आउट होती है, वो हाइड्रोजन गैस जो है ऊपर की साइड में चली जाती है। नेक्स्ट बोल रखा है कि इन दिस रिएक्शन H2 गैस प्रोड्यूस्ड, बट रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HNO3 नॉट प्रोड्यूस H2 गैस। यहाँ पर H2O गैस इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता बिकॉज जब जिंक जो मेटल है, जिंक मेटल जो है वो जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ZNO बनाता है। ये रीज़न इसलिए बिकॉज HNO3 जो है ना वो एक एसिड होने के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, याद रखना। तो ये उसका साइंटिफिक रीज़न आ जाता है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसलिए H2 गैस रिलीज नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 18, राइट द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। मेटल के 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताने रहेंगे इसमें। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, पहला आता है मेटल इज़ मिलिएबल। मेटल जो है वो मिलिएबल है। इसका मतलब क्या कि मेटल को बीटिंग करके उसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल इज़ डक्टाइल, उसके आप थिन वायर्स बना सकते हो। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर लस्टरस यानी शाइनिंग सरफेस होगी। मेटल कैन बी पॉलिश्ड, मेटल जो है वो पॉलिश किया जा सकता है। मेटल आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड। जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड में होता है, बाकी के सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। तो ये हो जाएगा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, गिव अ साइंटिफिक रीजन मेटालिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप आर इंक्रीजेज एज वी गो टॉप टू डाउन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसा बोल रखा है कि जब तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाते हो तो उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि कोई मेटल है, ऊपर से है यहाँ पर ये रहा मेटल, नीचे वाले जो मेटल होंगे उसके अंदर में उसके ज़्यादा ऑर्बिट होंगे, उसके नीचे में उससे भी ज़्यादा ऑर्बिट होंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट अगर बढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको डोनेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वो डोनेट उतना फास्ट होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह से जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज़ होती है, बिकॉज जो मेटल है वो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटालिक प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रॉन की लूज़ होने की कैपेसिटी। तो मेटल का इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना जल्दी लूज़ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। और वी गो व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन। क्या बोल रखा है कि डोब्रेनर वाज फेल्ड टू अरेंज द नॉन एलिमेंट ऑफ द ट्रायोड। यानी ट्रायोड के अंदर में जो डोब्रेनर ट्रायोड था उसके अंदर में वो नॉन एलिमेंट्स को ऐड करने के कैपेबल नहीं थे, यानी डोब्रेनर सारे एलिमेंट्स को ट्रायोड में ऐड नहीं कर पाए थे। डोब्रेनर वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायोड ऑफ द ऑल नॉन एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स थे उसके भी ट्रायोड्स वो साथ में रखने के एबल नहीं थे। इवन डोब्रेनर के जो ट्रायोड थे उसके अंदर में सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे उसके जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बारे में आपको डिफरेंस बताना है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को अवे लेके जाती है, हार्ट से दूर लेके जाती है, और जो वेन होता है वो आपको हार्ट के पास में लेके आता है। ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरी में ज़्यादा होता है, वेन में प्रेशर लो हो जाता है। आर्टरी की जो वॉल है वो थिक होती है, वेन की वॉल जो है वो थिन होती है। आर्टरी में जो पल्स जो फ्लो होता है वो पल्स के अकॉर्डिंग फ्लो होता है, वेन में स्मूथ फ्लो होता है। आर्टरी के अंदर में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते जबकि वेन में वॉल प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमन भी वेन में लार्ज होता है और नैरो होता है आर्टरी में। ब्लड रिच ऑक्सीजन होता है आर्टरी के अंदर में एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जिसमें
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वेन में ब्लड पुअर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ये हो गया डिफरेंस आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट इन एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में कि एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट प्लांट बाय फॉलोइंग वेज: द गैसियस वेस्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा। पहला जो वेस्ट है वो स्टोमेटा के थ्रू चला जाता है। दूसरा है कि वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कलेक्ट इन लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्रीज। जो बाकी के जो वेस्ट है वो लीव्स और बार्क जो होता है, यानी जो ट्रीज स्टेम्स के ऊपर में जो कवरिंग होती है उसके अंदर में भी जो वेस्ट होते हैं वो प्लांट स्टोर करता है और बाद में एक साथ में उसको रिलीज़ कर देता है। नेक्स्ट है कि व्हेन द लीव्स एंड बार्क शेड वेस्ट इज़ एलिमिनेटेड। जब लीव्स और बार्क जब उसमें से निकल जाते हैं तो जो पर्टिकुलर वेस्ट है वो एलिमिनेटेड यानी प्लांट्स के बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एड्रेनालिन सीक्रेट इनटू द ब्लड। एड्रेनालिन को हमारा जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसमें आपको ये बताना है। एड्रेनालिन इज़ यूजुअली रिलीज्ड इन अ ब्लड स्ट्रीम एंड इट मे हैव की फंक्शन सच एज इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है एड्रेनालिन, ठीक है। इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट रेट भी बढ़े। इनलार्जमेंट ऑफ द प्यूपिल की साइज़ बढ़ जाती है। एक्सपांडिंग द लंग्स एयरवेज, लंग्स का जो एयरवेज है यानी लंग्स को वो एक्सपांड करता है, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड इनटू द मसल्स, यानी ब्लड को मसल्स तक में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड मैक्सिमाइजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल प्राइमरली टू द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर में भी और बाकी के सारे ऑर्गन में भी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देता है। कौन? तो एड्रेनालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड 110 वोल्ट, फाइंड इट्स पावर। सबसे पहले कि पावर की रेटिंग देख लो आप। पावर दे रखा है इतना और ये रखा है वोल्टेज, ये गिवन आपका है। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो एसआई यूनिट होती है, पावर मतलब होता है कि पावर इज़ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट इन यूनिट टाइम इंटरवल, ओके। और पावर के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, पावर इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो जब अगर अपने को पता है कि पावर का फॉर्मूला V²/R है तो हम सर्किट के अंदर में पावर की वैल्यू पुट करेंगे, ओके। पावर का अपने को दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस अपने को फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/P। तो V² की वैल्यू मतलब 220 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 4800, और यहाँ पर हो जाएगा पावर 100 वॉट। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, अपने को R मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना केस होगा P, अगर पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? P इज इक्वल टू V²/R। R की वैल्यू अपने पास है और V² अपने को चेंज कर देना है। पहले क्या था? V कितना था? 220 था। उन्होंने बोला कि अगर V110 हो गया तो पावर कितना रहेगा? तो पहले वाले केस में हमने जो P लिया था वो यहाँ पर 220 लिया था, ठीक है। दूसरे वाले केस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने जो V लिया है वो कितना लिया है? 110 का स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक ही बार में पावर की वैल्यू रख देनी है और R अपने पास है, V² अपने को 110 रख देना। फिर अपने को जो पावर मिल जाता है वो है आपका 25 वॉट। तो 25 वॉट जो है इसका वो राइट आंसर आ जाता है, ओके। तो ये बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोगों को लगता है टफ है, बट इतना एक्सप्लेनेशन के साथ में भी लिख लोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 23 में बोला हुआ है कि गिव रीज़न इट इज़ नेसेसरी टू अर्थिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें अर्थिंग लगाना ज़रूरी क्यों है? मेटालिक बॉडी अगर जो होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर में, जो कि कनेक्टेड रहती है अर्थ से बाय मीन्स ऑफ द अर्थ वायर, सो दैट एनी लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ट्रांसपोर्ट टू द ग्राउंड, यानी कि जो भी लीकेज हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो ग्राउंड तक ट्रांसपोर्ट हो जाए, इसके लिए अर्थिंग को लगाया जाता है। दिस प्रिवेंट्स एनी इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूज़र। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम होता है वो यूज़र को शॉक मिलने से बचाता है, यानी इलेक्ट्रिकल झटका उसको नहीं लगता, ठीक है। दैट इज़ वाई अर्थिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज नेसेसरी, और यही रीज़न है जो कि अर्थिंग नेसेसरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट रखा है कि आपको गिव द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी और डीसी करंट के बारे में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि जो एसी करंट है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ रहता है और जो डीसी करंट है उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। एसी जो है वो अल्टरनेटिव है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ये जो है डीसी करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, जबकि एसी करंट बहुत सारे डायरेक्शन को चेंज करता है 1 सेकेंड में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सेल और बैटरी। ये जो है आपका वो सेल और बैटरी से ऑब्टेन किया जाता है। और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ जनरेटर एंड मेंस, यानी जो जनरेटर होता है एसी जनरेटर उसमें से ही ऑब्टेन किया जाता है एसी करंट, ठीक है। तो ये हो गया ये पर्टिकुलर डिफरेंस एसी और डीसी करंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 24। एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट विथ एग्जाम्पल।
टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन से जब लाइट पास होता है तो लाइट स्कैटर होता है, उस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। द इंडिविजुअल सस्पेंसर पार्टिकल स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग द बीम विजिबल। और इसकी वजह से जो है पार्टिकल लाइट की जो बीम होती है वो विजिबल होती है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो ये अमाउंट है किसका, कितने लाइट स्कैटरिंग होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, फ्रीक्वेंसी के ऊपर में और डेंसिटी के ऊपर में। तो ये रहा उसका डायग्राम प्योर वाटर के साथ में हम देख सकते हो। कोलोइडल सोल्यूशन में आपको ये लाइट विजिबल दिख रही है और यहाँ पे लाइट विजिबल नहीं है, तो जो कोलोइडल सोल्यूशन है वो स्कैटरिंग को दर्शाता है। बस ऐसा आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज डिकम्पोजर, व्हाट इज इट्स रोल डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। पहले डिकम्पोजर होता है क्या? डिकम्पोजर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडेड प्रेजेंट इन अ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर में जो छोटे छोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। मेनली दो ही चीज़ के बने होते हैं, एक तो होता है फंगस और दूसरे होते हैं बैक्टीरियाज। जो बैक्टीरिया और फंगस हैं सच एज फीसेस एंड यूरिन, वो क्या करते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। डिकम्पोजर्स प्लेस क्रिटिकल रोल इन अ फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फ्लो में जो है डिकम्पोजर्स अपना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर में। दे ब्रेक द पार्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया इसका पर्टिकुलर रोल इन्वायरमेंट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट चेंज कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो सबसे पहला है कि टर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, तो ये बेस्ट चीज़ है। सेविंग वाटर, टर्निंग ऑफ रनिंग व्हेन नॉट इज यूज, या जब वाटर का इस्तेमाल ना हो तो उसको ऑफ कर देंगे। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को लगाएंगे। यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट बाइसिकल, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कम हो इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर बाइसिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के और के अंदर में दिया हुआ है कि सजेस्ट 4 अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए आपको 2 चीज़ें बतानी है मेनली कि क्या क्या कर सकते हैं। पहला आ जाता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, हम ट्रीज को लगा सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस टू प्रिवेंट द पोचिंग एंड स्मगलिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्स का स्मगलिंग रुक सके इसके लिए हमें वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट डीलर्स विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन देयर लाइफ स्टाइल्स, है ना। अवॉइडिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू रोड एंड बिल्डिंग्स एंड डैम्स, जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है उसको डैम में, रोड में और बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होने से हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27, डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, यानी 2 चीज़ें कंबाइन होकर के एक चीज़ बनाती है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस बॉन्ड्स अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट फॉर्म लार्ज अमाउंट एनर्जीज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम हीट। ओके, कई बार इसमें से चीज़ों को कंबाइन करने पे हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। तो ये हो गया पर्टिकुलर उसका एक्सप्लेनेशन और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है उसका एग्जांपल। एग्जांपल में जो सबसे पहला एग्जांपल है, अमोनिया को HCl से अगर आप रिएक्ट कराते हो तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगेन नेक्स्ट है आपका अमोनिया को H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराते हो तो बन जाता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहला है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है Cl2 के साथ में, तो बन जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस में H2O। और इसके यूजेस में अगर देख रहे हैं तो यूजेस होता है इसका डर्टी क्लोथ्स को लॉन्ड्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए। इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजर के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट द डिसइंफेक्टेड द वाटर टू मेक इट पोर्टेबल वाटर, यानी जो कोई भी पानी हो जो कि गंदा हो उसको पीने लायक पानी बनाने के लिए भी हम पानी को ब्लीच करते हैं, तो इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 का और 28 के ओवर के अंदर में आपको दे रखा है कि पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को आपको बताना है कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर पहले का प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। दूसरे का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। ओके, ट्वाइस में दे रखा है। दूसरा दे रखा है NaOH को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट और H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 29,
डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर विथ फिगर। कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए यहाँ पे पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं बाय द रिफाइनिंग मेथड। इसमें क्या जाता है, एक में हम प्योर कॉपर ले लेते हैं और एक में इम्प्योर कॉपर लेते हैं। यहाँ पे हम प्योर कॉपर लेंगे और यहाँ पे हम इम्प्योर कॉपर लेंगे। तो इम्प्योर कॉपर में जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी ऐड करते हो तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ऐड होती है तो उसमें से ये पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से तो यहाँ का जो पॉजिटिव आयन है वो Cu+ यहाँ से रिलीज हो जाता है और वो Cu+ आकर के डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, बिकॉज कैथोड का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इसकी वजह से जो पॉजिटिव का ऊपर है वो यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जाता है यहाँ से निकल के। तो अब एक चीज़ याद रखना होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप जिस टाइप का पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट उसी सब्सटेंस का होना चाहिए जिस सब्सटेंस को आपको प्योर करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कॉपर को सेपरेट कर रहे हैं इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट। बाद में आपको एनोड और कैथोड के ऊपर में क्या केमिकल रिएक्शन होती है ये लिख करके आ जाना है, बिकॉज इसके लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं और डायग्राम ये रहेगा। तो 1 मार्क हो जाएंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के, 1 मार्क डायग्राम के और 1 मार्क इतनी एक्सप्लेनेशन के, तो हो जाएगा आपका 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन इस फंक्शन। स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर मेन आता है डेंड्राइट, फिर आ जाता है सोमा, फिर आ जाता है न्यूक्लियस, देन आ जाता है माइलिन शीट, एक्सॉन, देन स्टोन सेल्स एंड नाउ एंडिंग। ओके, इतनी सारी चीज़ों को भी अब अलग अलग लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली डेंड्राइट को लेबल कर लो, न्यूक्लियस लेबल कर लो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म लेबल कर लो, एक्सॉन लेबल कर लो, इसके बाद माइलिन शीट लेबल कर लो और नाउ एंडिंग, है ना। श्वान और सेल और सोमा ये दोनों ऐड अगर ना भी होंगे तो भी चलेगा, उससे मार्क्स नहीं कटते। एक्सप्लेन क्या करना है, तो सबसे पहले कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है कि बताना है कि न्यूरॉन किस में से बना होता है। तो न्यूरॉन के अंदर होता है डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों को एक्सप्लेन कर देना है, बात खत्म। ओके, डेंड्राइट जो है तो मैसेज को रिसीव करेगा सराउंडिंग से और सेल सेंड करेगा उसको सेल बॉडी पे। दूसरा जो सेल बॉडी है वो कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनेल से, ऐसा एक्सप्लेन कर देना। और फिर जो एक्सॉन लास्ट में ये पूंछड़ी दिख रही है आपको, ये एक्सॉन है, ट्रांसमिट करता है मैसेज किसको, बाकी के दूसरे न्यूरॉन्स पे नाउ एंडिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग के अंदर में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है आपको इसमें ये बताना रहेगा। तो इसके अंदर में आपको याद रखना है कि फादर का जो क्रोमोसोम है वो XY है और मदर का जो है वो XX है। इसके अकॉर्डिंग आपको बना देना है इसका क्रॉस बनाते टाइम पे आपको याद रखना है कि जो आप क्रॉस बना रहे हो उसमें आप X को सबसे पहले लो, उसके बाद में दूसरे का भी X लो। तो ये जो X के मिलने से क्या बन जाता है डॉक्टर। फिर दूसरे वाले का अगर X मैंने लिया और इस वाले का मैंने क्या ले लिया, वापस से X ले लिया, तो ऐसे कंडीशन वापस से एक और डॉक्टर बन जाएगी। बट अगर इसका मैंने फादर का Y लिया एंड मदर का X लिया, देन अपने को मिलेगा XY क्या होता है, एक्स सन होता है। देन हमने अगर फादर का Y लिया एंड इसके बाद में हमने मदर का X ले लिया तो एक और सन अपने को मिल जाएगा। तो यानी जो चांसेस होते हैं बनने के, डॉटर और सन बनने के चांसेस वो होते हैं आपके 50-50%। तो ओनली 50% ही चांस होता है डॉटर या फिर सन बनने का। तो याद रखना है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके अंदर में 50-50% चांसेस होते हैं। तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है, तो इसको आप पढ़ के इसको आप लिख करके आ सकते हो, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स क्या होते हैं और इवोल्यूशन के बारे में वो अपने को क्या बताते हैं। फॉसिल एनी प्रिजर्व रिमेन, यानी कोई भी चीज़ को अगर तुम रिमेन करके प्रिजर्व करके रख देते हो, इंप्रेशन फ्रॉम ए प्रीवियसली एंटायरली रेफर टू ए फॉसिल, यानी बहुत पुरानी चीज़ें जो रखी हुई हैं प्रिजर्व करके, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं फॉसिल। दूसरी चीज़ बोल रखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक्सोस्केलेटन, इम्पेरिटिन्स, तो इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, फॉसिल। फॉसिल टेल्स अस अबाउट द एनिशियंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ स्टाइल, देयर इवोल्यूशन ऑन द अर्थ मिलियन ऑफ द ईयर्स अगो। फॉसिल डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ द इवोल्यूशन, जो फॉसिल है अपने को इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। जो फॉसिल है बहुत ज़्यादा पुराना होता है अर्थ के ऊपर पाया बाय द स्टडिंग फॉसिल रिकॉर्ड्स, प्लेनेटोलॉजिस्ट रिवील्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कनेक्टिव लिंक को अगर तुमको ढूंढना है तो फॉसिल की स्टडी ज़रूरी है। फॉसिल प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो फॉसिल अलग अलग लेयर के अंदर में प्रेजेंट होती है अर्थ के, तो इससे अपने को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एज भी पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विथ फिगर। तो रेनबो के लिए आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन करना है कि लाइट जो है वो आती है सन से, एंटर होती है ड्रॉपलेट के अंदर में, फिर आता है रिफ्लेक्शन। ये पूरा का पूरा मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसिडेंट लाइट आई, सबसे पहले उसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद में लाइट जो है वो एंड हुई पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के इनर सरफेस पे, और यहाँ पे हो जाता है इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रेज हैं वो डिफरेंट एंगल से एंटर होती हैं। पार्शियली रिफ्लेक्टेड हियर, यानी थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एनलार्ज होने की वजह से ये जो लाइट है वो अलग अलग
कलर के स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो जाती है, और इस डिस्पर्जन की वजह से आपको ऊपर की तरफ में ब्लू, नीचे की तरफ में रेड, ऐसे टाइप का रेनबो टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस तरफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। तो ये 3 फिनोमेना होती है जो कि रेनबो के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब बाद में इन्हीं तीनों फिनोमेना को आप एक्सप्लेन कर दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो एक बार ये देख लीजिए। ओके ओके, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 का ओवर। A student has difficulty in reading in the blackboard and sitting in the last row. Could it be defected by the child suffering from, यानी चाइल्ड जिस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हम क्या उसको डिफेक्ट का क्लियर कर सकते हैं। तो यस, स्टूडेंट सफरिंग किससे कर रहा है, मायोपिया से। उसको दूसरी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। मायोपिया को और क्या बोला जाता है, तो मायोपिया को और बोला जाता है नियर साइटनेस डिसऑर्डर, यानी नियर साइटनेस जो बोला जाता है मायोपिया को। पर्सन विथ नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो पर्सन को है वो पास की चीज़ें दिखाई दे जाती है, बट दूर की चीज़ें पर्सन जो है वो क्लियरली नहीं देख पाता। तो नॉर्मल आई का विज़न आप देख सकते हो, और जो मायोपिया होता है उस पर्टिकुलर में आई में ऐसा विज़न होगा, और जो मायोपिया का करेक्शन है वो यहाँ पर दे रखा है। आपको याद रखना है यहाँ पे कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर 33 के अंदर में दे रखा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रजिस्टर आपको दे रखा है 25 ओम, यानी इस पर्टिकुलर चीज़ का जो रेजिस्टेंस है वो अपने को दे रखा है 25 ओम। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो अपने को गिवन है, कंडक्टर अननोन रेजिस्टेंस R1, यानी इसका रेजिस्टेंस अपने को पता नहीं, वो R1 है। ठीक है, कनेक्टेड है कितने वोल्ट की बैटरी से, तो 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। 0.4 एम्पियर, यानी एम्पियर के अंदर में जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.4। अब आगे जो चीज़ दे रखा है कि अपने को फाइंड करना है अननोन रजिस्टर कितने का होगा। तो अननोन रजिस्टर फाइंड करने के लिए अपने पास फार्मूला है, जो फार्मूला है क्या है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला वेल नोन फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लो। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पर सीरीज़ में है तो R1 प्लस R2 दोनों रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है R1 प्लस R2। ओके, R1 की वैल्यू दे रखा है 25, R2 अपने पास नहीं है तो R2 को एज इट इज़ रखा। इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाते हैं, और 0.4 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 0.4 जो है वो 12 की साइड में जाके डिवाइड हो जाता है। डिवाइड करने पर आंसर आ जाता है 30। हमने 25 को दूसरी तरफ भेजा 30 की साइड में, तो अपने को मिल गया 30 माइनस 25, तो आ जाएगा आंसर 5 ओम। तो R2 अपने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रखा है कि फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऑफ द टू एंड ऑफ द बल्ब। अपने को वोल्टेज भी फाइंड करना है दोनों के अंदर में। तो पहले V1 के लिए फाइंड कर लेते हैं कि V1 कितना होगा। तो I मल्टीप्लाई विथ R1, तो V इज़ इक्वल टू आई आर अपने को पता है, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करी फॉर्मूले के अंदर में, I इंटू R1 किया तो अपने को मिल गया 10 वोल्ट, यानी V1 जो है आपका वो आ जाएगा 10 वोल्ट। V2 के लिए हमने I को R2 से मल्टीप्लाई किया, तो I2 के लिए भी जस्ट जो आंसर आया था 5, तो हमने 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और अपने को मिल गया 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका V2। तो बस इतना ही एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आसान है अगर इसको शांति से समझ के करोगे तो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर में दे रखा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सोलार सेल। सोलार सेल का प्रिंसिपल क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और लाइट जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। वाई आर वी लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अपने को अल्टरनेटिव सोर्स क्यों चाहिए। द मेन रीजन वाई वी आर सर्चिंग फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको रिन्यू करना बहुत मुश्किल है। दे आर नॉट अवेलेबल इन एबिडेंट क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं मिलते। फॉसिल फ्यूल विल कंटिन्यू टू गेट एग्जॉस्टेड व्हेन द कंजम्पशन इज़ नॉट कंट्रोल। अगर हम फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो फॉसिल फ्यूल है उस एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए अपने को अल्टरनेटिव सोर्स का ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सेक्शन डी के अंदर में कि एक्सप्लेन द एस्ट्रीफिकेशन विद रिएक्शन विद एग्जांपल। तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन के लिए अगर आप इधर देखो, एसिटिक एसिड को आपको रिएक्ट करना है इथेनॉल से, और एसिड कैटलिस्ट में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे H2SO4 का। तो H2SO4 से जब तुम इसका रिएक्शन करते हो तो अपने को मिल जाता है यहाँ पे इथाइल एसीटेट, जो कि क्या है, एक टाइप का एस्टर है। तो ये क्या है, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, साथ में मिलता है H2O। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो एस्ट्रीफिकेशन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। एडिशन रिएक्शन तो आपको पता ही है, एडिशन रिएक्शन में कोई चीज़ ऐड होती है। तो यहाँ पर इथीन दे रखा है, इथीन के अंदर में जो कि क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसको जब आप HH यानी H2 से अगर आप यहाँ पे रिएक्ट करोगे तो ये इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। तो ये टाइप का क्या है, ये एक टाइप का एडिशन रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इथीन में और वो बना देता है उसको अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड। नाउ द क्वेश्चन नंबर
35 का। और व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड विद द मीथेन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे पहले मीथेन का देख लो। मीथेन यहाँ पर दे रखा है। मीथेन में कार्बन होता है बीच में, कार्बन के चारों तरफ में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज वो टेट्रावेलेंसी है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट नज़र होते हैं, दिख रहे होंगे आपको। और अगर आप कंप्लीट देखो, ऐसे करके गोला करो सारे कार्बन को इंक्लूड करके, सारे हाइड्रोजन को इंक्लूड करके, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर हो जाता है मीथेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे रखा है आपको नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो शेयरिंग होती है, इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की करी है और दूसरे वाले नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद में जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड से N2। तो ये हो गया N2 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर स्टेटमेंट भी दे रखे हैं अलग अलग, जहाँ से आप पता कर सकते हो कि कैसे कैसे ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। ओके, मीथेन के अंदर में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बताए हुए हैं, जबकि नाइट्रोजन के अंदर में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो ट्राईवैलेंसी है और मीथेन का जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी है, दैट्स वाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, what is excretion, draw a human excretory system with a describe with a structure। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए सबसे बेहतर जो डायग्राम दे रखा है आपको ये रहा। किडनी के अंदर में दिया हुआ है किडनी, फिर दे रखा रीनल वेन, वेना कावा है, फिर उसके बाद में यूरेटर है, यूरिन ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, और उसके बाद में ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो वह सबसे पहला आ जाता है किडनी। किडनी क्या होती है, बीन शेप की होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है किडनी का रोल। इसके बाद में बोल रखा है कि ह्यूमन जो है वो किडनी जो होती है बीन शेप की होती है, लोकेटेड होती है इस साइड ऑफ दी वर्टिबल कॉलम। बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल टेबल होता है, हेनलेज लूप होता है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आती है, फिल्टर करती है। उसके बाद में क्या रखा है, किडनी जो है वो यूरेटर में ओपन होता है। ये याद रखना है आपको कि किडनी से यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर को ले तक लाने वाले जो लाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं यूरेटर या IMP है। इसके बाद में दे रखा है यूरेटर जो है वो ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में, विच इज़ अ मस्कुलर सैक, यानी मसल्स के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, और जो कि यूरिन को रखते हैं टेम्परेरी बेसिस में। बाद में यही यूरिन कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको पास किया जाता है यूरेथ्रा से। और एक 3 फाइब्रो मसल्स यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा को बोला जाता है एक्सक्रीटर, यानी यूरेथ्रा से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन विद द फिगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन चीज़ें आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देना है। वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट को लेबल कर देना है। डायग्राम इसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रॉ करोगे तो बेहतर होगा। 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करना है। ओवरी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओवरी क्या है, ओवल शेप ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी है। देयर आर 2 ओवरीज होती है, मेक द एग सेक्स हार्मोन बनाते हैं, कंपोज्ड ऑफ द 1000 ऑफ द फॉलिकल्स, यानी जो ओवरी में 1000 ऑफ द फॉलिकल्स यानी प्री मैच्योर ओवा प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब को। यहाँ पर जो है यहाँ पे ये रहे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में दे रखा है कि अबाउट द ओवरी नो करेंट डायरेक्टली, यानी ओवरी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। फनल शेप की होती है। एग रिलीज किया जाता है ओवरी के अंदर में ओविडक्ट के द्वारा, और फनल शेप की ओपनिंग होती है। यहाँ पे याद रखना, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओविडक्ट, जो फर्टिलाइजेशन है वो टेक प्लेस होता है ओविडक्ट के अंदर में। यूटेरस, यूटेरस क्या है, 2 ओविडक्ट कनेक्टेड इन अ बैग लाइक ऑर्गन इज कॉल्ड यूटेरस, यानी जहाँ पे 2 ओविडक्ट कनेक्ट हो जाते हैं उस बैग लाइक ऑर्गन को क्या बोला जाता है, यूटेरस। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन द यूटेरस, जो ग्रोथ है पर्टिकुलर सेल का, पर्टिकुलर एग का, वो होता है इनसाइड द यूटेरस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में, टॉपिक नंबर में सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, यूटेरस कनेक्टेड विद थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स, यानी जो सर्विक्स है पर्टिकुलर वो यूटेरस और वेजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 38, एक्सप्लेन विद द फिगर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक्सप्लेनेशन तो इसका यहाँ पीछे दे रखा है, बट मैंने आपको बता रखा है कि ये पर्टिकुलर डायग्राम है। डायग्राम में इंसिडेंस लाइट आ रही है, बाहर का जो पर्टिकुलर मीडियम है वो क्या है, रेयर है, और नीचे का जो मीडियम है ग्लास है तो यह क्या है, डेंसर। तो ऐसे कंडीशन में लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था, बट लाइट क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, बिकॉज वो रेयर से डेंसर जा रही है इसलिए। ओके, और जैसे ही अगर लाइट को आप ग्लास से बाहर निकालोगे तो जाना तो सीधा चाहिए था, बट वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, यहाँ से नॉर्मल से दूर जा रही है, बिकॉज वो डेंसर से वापस रेयर में एंटर कर रहा है। ऐसे कंडीशन में होता बस यह है कि लाइट आ तो रही थी सीधे, पर वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई और वापस से जा रही है सीधे, यानी लाइट को जाना यहाँ से चाहिए था पर वो जा यहाँ से रहा है। इसकी वजह से बीच में जो शिफ्ट आ जाता है इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। बस इतना IMP है। ओके, डायग्राम आपको यही ड्रॉ करना है, तो एक बार डायग्राम को आप फोकस करके देख लीजिए, आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना रहेगा। ये चीज़ें जो यहाँ पे लेबल करके रखी हैं ये आपको यहाँ पर लेबल भी करना है और आपको मेंशन भी करना है। ठीक है, लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन इसमें IMP है, बाकी चीज़ें तो जैसे हो रहा है उसको एज इट इज़ दे रखा है। बाद में पूछा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे कि पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। दूसरा कि रेशियो जो है साइन का
वो कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई यानी साइन थीटा इंसिडेंस का और साइन थीटा रिफ्लेक्टेड का हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39, व्हाट इज सोलेनॉइड, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द फिगर। तो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉइल का, यानी करंट जो पास हो रहा है पर्टिकुलर, ये कॉइल है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रखा है। इस पर्टिकुलर को हम बोलेंगे एस और यहाँ पे बन रहा है एन। ओके, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ यानी बाहर की साइड में एन टू एस लाइन आ रही है और यहाँ पर भी एन टू एस आ रही है लाइन। तो ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है यहाँ पर। सोलेनॉइड की जो प्रॉपर्टी है, यानी पहले सोलेनॉइड का डेफिनेशन, सोलेनॉइड क्या है, कॉइल ऑफ वायर है टाइड अक्रॉस द पिस्टन एंड मेड ऑफ द आयरन मेड ऑफ द क्रोक स्क्रू। तो ये हो गया पर्टिकुलर सोलेनॉइड। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी इधर स्विचेस जो के अंदर प्रेजेंट होता है, डेंसिटी ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ द टर्न, यानी जितना ज़्यादा टर्न बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनॉइड इज एट सेंटर ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे होता है। द फील्ड आउटसाइड द सेंटर आर वीकर एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर फर्दर अपार्ट, यानी जो बाहर की साइड में है वो फील्ड वीक होती है कंपेयर टू अंदर। और जैसे जैसे इसके आप कॉर्नर के ऊपर आप जाते हो, कॉर्नर के ऊपर अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, पर्टिकुलर यहाँ पे जो है वीक होती है। ठीक है, तो याद रखना आपको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39 का और एक्सप्लेन अंडरलाइन प्रिंसिपल कंसिस्टेंट ऑफ द एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। एसी जनरेटर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एसी जनरेटर का आपका डायग्राम बना देना, नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, बीच में क्या है, कॉइल है, कॉइल के अंदर में आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, ये एक्सल है, उसके बाद में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सर्किट है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, नाउ द एक्सप्लेनेशन। प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या डिवाइस है जो कि ट्रांसफर करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्क करता है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज़ जो है आपके आईएमपी है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो होता है वो क्लोज होता है ABCD और प्लेस्ड इन अ पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखा है। टू एंड क्लोज विद कनेक्टेड R2 स्लिप रिंग है, यहाँ पे R1 और R2 को यहाँ पे स्लिप रिंग लिया हुआ है। दीज टू आर कनेक्टेड इन स्टेशनरी ब्रशेस, अलग अलग ब्रशेस से कनेक्टेड है। तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सल दे रखा है कि एक्सल विल मैकेनिकली रोटेट, यानी ये जो एक्सल आपको दे रखा है ये मैकेनिकली रोटेट होगा। इसके बाद में रखा है कॉइल इनसाइड द मैग्नेट एंड पोल परमानेंट, टू एंड्स ऑफ द कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो अगर ये रोटेट होगा, इसके रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट को आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में देख पाएंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट को नोट करेगा। यहाँ पे क्लास 10 साइंस गुजरात बोर्ड के जो 2023 एग्ज़ाम का जो बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन था ये कंप्लीट हो जाता है। गुजरात बोर्ड के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर में गुजरात बोर्ड के सारे IMP चीज़ें और पिछले साल के सारे पेपर्स मैंने एक ही प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। इवन गाला के जो सॉल्यूशंस हैं, गाला के जो सैम्पल पेपर्स हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर में दिख जाएगा, तो ज़रूर से चेक करो उसको। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।